हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। बायोलॉजी की प्रीवियस क्लास में हमने फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे करके लंग्स तक पहुँचता है, ये हमने कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम तांत्रिकीय परिसंचरण यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ब्लड जो है लंग्स में पहुंच चुका है। अब लंग्स पे जो ब्लड है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन रहती है, वहाँ से ये जो ब्लड होगा वो प्योर ब्लड होगा यानी कि शुद्ध रक्त कहलाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होगी और O2 रिच ब्लड कहलाएगा। फिर ये आपका पहुँचेगा पल्मोनरी वेन में, जो कि फुफ्फुसीय शिरा होती है, और ये एकमात्र ऐसी शिरा या वेन है जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाती है, जो कि आपका शुद्ध रक्त कहलाता है। फिर यहाँ से ये पहुँचेगा आपका बाएं आलिंद में, एंड बाएं आलिंद के बाद ये बाएं निलय में जाएगा। वहाँ से ये जो हार्ट की पंपिंग वाली क्रिया होती है, फिर ये पहुँचेगा आपका आयोटा में। इसको आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर साइलेंट है। महाधमनी, और ये सबसे बड़ी धमनी होती है। आयोटा क्या होती है? सबसे बड़ी धमनी होती है, जिसको महाधमनी भी कहा जाता है। फिर ये जो प्योर ब्लड है ये आपका शरीर के ऑर्गन्स में यानी कि बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। तो ये क्या था? ये था तांत्रिकीय परिसंचरण। ऊपर क्या पढ़ा था हमने? फुफ्फुसीय परिसंचरण, जो कि पार्ट थे किसके? सर्कुलेशन के यानी कि परिसंचरण के। अब यहाँ पर कार्डियक चक्र, कार्डियक चक्र क्या होता है इसे भी देख लेते हैं, यानी कि कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल जो होती है उसमें एक सिस्टोल प्लस एक डायस्टोल। अब सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में हम प्रीवियस क्लास में जान चुके हैं कि हार्ट होता है वो एक बार संकुचित होता है और एक बार शिथिल होता है यानी कि रिलैक्स मोड में आ जाता है, यानी वो क्रमाकुंचन गति कर रहा था, एक बार संकुचित हो रहा था, एक बार शिथिल हो रहा था। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो थी वो स्थिति थी, कॉन्ट्रैक्शन को बोला जा रहा था सिस्टोल, और वहाँ पर जो रिलैक्सेशन था उसको बोला जा रहा था डायस्टोल। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करता है और यहाँ पर शिथिल करता है। ठीक है, संकुचित होता है और शिथिल होता है। अब एक सिस्टोल व एक डायस्टोल करने पर जो समय लगता है वही आपका कार्डियक साइकिल कहलाती है या कार्डियक चक्र कहलाता है। यानी कि एक बार संकुचित होने में और एक बार डायस्टोल होने में जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, जो समय लगता है, वही कार्डियक साइकिल के अंतर्गत आता है। और एक हार्ट बीट 0.8 सेकेंड में आती है। ये भी आपको नोट करते चलना है कि एक हार्ट बीट जो है वो 0.8 सेकेंड में, और नॉर्मल जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट को स्पंदन दर बोलते हैं। नॉर्मल जो हृदय की हार्ट बीट है वो 72 से 75 बीपीएम होती है। बीपीएम जो होती है यूनिट होती है हार्ट बीट को मापने की, बीट्स प्रति मिनट। ठीक है, इसको भी आपको नोट करना था। अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि यंत्र, किस चीज़ को मापने का कौन सा यंत्र है? स्टेथोस्कोप, यानी कि स्टेथोस्कोप क्या होता है? साउंड, हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट को बोलते हैं हृदय स्पंदन। स्टेथोस्कोप आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा, आपके घरों में भी मौजूद होता है, क्योंकि बीपी ऑपरेटर्स घरों में मौजूद होते हैं, तो ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो जो यंत्र आप लगाते हैं वहाँ पर, वेन पर लगाया जाता है, नस पर लगाया जाता है, वही तो आपका स्टेथोस्कोप होता है। उसके द्वारा धड़कन को सुना जा सकता है, दिल पर लगा करके उसको दिल की धड़कन को सुना जा सकता है। दूसरा आ जाता है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर, और स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है ये रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपने देखा होगा, कभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो अगर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है, देन ब्लड प्रेशर चेक करने पर वो यहाँ पर स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करता है, जो हाथ पर बांध दिया जाता है और उसके बाद चेक किया जाता है। थर्ड आ जाता है आपका, तो थर्ड है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? ये आपका हार्ट की एक्टिविटी, हृदय की एक्टिविटी को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि यंत्र है। यहाँ पर हमने 3 इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, उन तीनों को आप देख लीजिए कौन कौन सा था। पहला था स्टेथोस्कोप, दूसरा था स्फिग्नोमैनोमीटर, दूसरा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आ जाते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में, यानी कि कार्डियक मसल्स या कार्डियक मांसपेशी क्या होती है? तो ये केवल हार्ट में ही मिलती है। अब एक ऐसी मांसपेशी, एक ऐसी मसल्स है कार्डियक मसल्स, जो कि आपको केवल हार्ट में देखने को मिलेगी, अन्य कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट। पहला है
SA नोड और दूसरा है AV नोड। अब ये क्या है? ये है आपका जो SA नोड है, SA नाड़ी जिसको हिंदी में बोला जा रहा है, वही आपका पेसमेकर है। जब बोला जाता है कि पेसमेकर बड़ा है किसी व्यक्ति के, तो वही यही चीज़, यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस कंडीशन में पेसमेकर डाला जाता है। तो ये होता है SA नोड, इसी को पेसमेकर बोला जाता है। AV नोड जो होता है ये आपका पेस सेटर होता है, पेस सेटर होता है, ठीक है। ये भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि अगर ऐसे नोड का दूसरा नाम पूछ ले तो पेस मेकर लगाना है, AV नोड का पूछ ले इसके बारे में तो पेस सेटर लगा देना है। और ये आपका राइट एट्रियम में पैचेस के रूप में पेसमेकर पाया जाता है, यानी कि राइट एट्रियम में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? पेसमेकर पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? पैचेस के रूप में पाया जाता है। और इसी साइड राइट एट्रियम में ही इसी साइड नीचे की साइड पर क्या पाया जाता है? तो पेस सेटर पाया जाता है। अब यहाँ पर जो हम नया टॉपिक या नया चैप्टर कह सकते हैं आप, अकॉर्डिंग टू CTET सिलेबस इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है आपका उत्सर्जन, यानी कि उत्सर्जन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर उत्सर्जन क्या है? तो सबसे पहले तो एक घटना होती है, क्योंकि बॉडी बहुत सारा काम कर रही है। हमारी बॉडी क्या कर रही है? काम कर रही है। वो खाना जा रहा है, पाचन का काम कर रही है, एनर्जी का काम कर रही है। तो उससे हमारी बॉडी में कुछ अपशिष्ट बन जाता है। उस अपशिष्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। उपापचयी अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया, यानी बॉडी क्या करती है, जो अपशिष्ट उसके काम का नहीं होता उसको अपने में से निकाल देती है। ये घटना ही क्या कहलाती है? ये घटना आपकी उत्सर्जन कहलाती है, यानी कि एक्सहेलेशन कहलाती है। और इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार का अपशिष्ट बनता है, जिससे मेनली क्या बनता है? मेनली जो वहाँ पर वेस्ट लिया गया है, यहाँ पर बहुत सारा बनता है। वैसे तो नाइट्रोजन युक्त जो भी पदार्थ होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, उनसे N2 वेस्ट बनता है, यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो बनता है उसको बॉडी किस तरह से हटाती है। तो बॉडी में क्या था? बहुत सारा अपशिष्ट बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि बॉडी हमारी काम करती रहती है। अब उस अपशिष्ट को हटाने की जो प्रोसेस होती है वो उत्सर्जन या एक्सहेलेशन कहलाती है। उसमें मेनली वैसे तो बहुत सारा अपशिष्ट बन रहा था, लेकिन मेनली हमने यहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट ले लिया, ठीक है, N2 वेस्ट ले लिया। अब नाइट्रोजन वेस्ट के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तो अमोनिया आ जाती है, यानी NH3 आ जाता है। यूरिया आ जाती है, जिस यानी कि NH2CO NH2 आ जाता है। यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल आ जाता है, C5H4N4O3 आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं ये किसके अंतर्गत आ रहा है। ये मैं आपको फिर बता दूं, नाइट्रोजन युक्त जो भी अपशिष्ट हमारी बॉडी में बना है उसके अंदर ये तीन चीज़ें पाई जा रही हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। जिसमें अमोनिया के बारे में पढ़ लेते हैं। 1 ग्राम अमोनिया को डिजॉल्व मतलब घोलने के लिए, गुलित करने के लिए, घुलनशील करने के लिए 500 ml पानी चाहिए होता है, यानी हमारी बॉडी 500 ml पानी हमें चाहिए होता है अगर 1 ग्राम अमोनिया को डिसॉल्व करना है। 1 ग्राम यूरिया को घुलित करने के लिए 50 ml पानी यानी वाटर चाहिए होता है, ठीक है। जबकि 1 ग्राम यूरिक एसिड को घोलने के लिए या डिसॉल्व करने के लिए 10 ml यानी कि 10 ml H2O यानी कि वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, जिसमें जो अमोनिया है वो अत्यधिक घुलनशील है, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी से अगर ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, तो इसका मतलब है ये अत्यधिक घुलनशील है। ये उसके मुकाबले थोड़ा सा कम घुलनशील है, यूरिया अमोनिया के मुकाबले कम घुलनशील है। और तीसरा जो है यूरिक एसिड, ये सबसे कम घुलनशील है, काफ़ी ज़्यादा कम घुलनशील है, मतलब कम ही, काफ़ी ज़्यादा ही कम है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ सोचने वाली बात है, ये जो अपशिष्ट होते हैं ये एक तरीके से विषैला पदार्थ होते हैं, या समझ लीजिए आप इनको, ये पॉइजन का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जा कर के। इनका बॉडी में रहना ठीक नहीं होता, इसीलिए इनका निकल जाना बेहतर होता है। तो ये जो अत्यधिक घुलनशील है, अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होगा? आप अपने दिमाग से भी इसको सोच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन होगा? जो कम समय में सबसे पहले हमारे बॉडी में या हमारे ब्लड में घुलनशील हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा। जहर बॉडी में पूरी तरीके से फैल जाए वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा। इसीलिए जो ये अमोनिया है
अमोनिया यानी कि NH3 ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ये हाईली सोलेबल होती है, यानी जल्दी अत्यधिक घुलनशील होती है, इसलिए अत्यधिक हानिकारक भी है। ये थोड़ा सा उसके मुकाबले कम विषैला है। कौन? यूरिया। और यूरिक एसिड जो है वो सबसे कम हानिकारक है, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से घुलनशील होता भी नहीं है वाटर के साथ। अब यहाँ पर ऐसे जीवधारी जो बॉडी से अमोनिया यानी NH3 को बाहर निकालते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, अमोनोटैलिक कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीवधारी, क्योंकि अलग अलग जीवधारू अलग अलग पदार्थों को बॉडी से निकालते हैं, तो यहाँ पर अमोनोटैलिक के बारे में बात की गई है। अमोनोटैलिक क्या होता है? ऐसे जीवधारी जो बॉडी से अमोनिया को बाहर निकालते हैं, तो वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, टेडपोल है। टेडपोल क्या होता है? ये लार्वा होता है मेंढक का, समुद्री जीव आ जाते हैं। बोनी फिश क्या होती है? बोनी फिश को हिंदी में बोलते हैं अस्थीय मछली। तो बोनी फिश वे मछली होती है जिनमें अस्थियां पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, बोनी फिश कौन सी मछलियां होती हैं? जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, टेडपोल, समुद्री जीव और मछलियां आ रही हैं जो कि बोनी फिश आ रही हैं, जिनके अंदर हड्डियां पाई जाती हैं। ज़्यादातर इसमें पानी में जो रहने वाले जीव हैं, जो जीवधारी हैं, वही आ रहे हैं। इसका मतलब मोस्टली पानी में रहने वाले जीवधारी जो हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं? वो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। उनके अंदर अपशिष्ट जो पाया जाता है वो अमोनिया के रूप में पाया जाता है, यानी कि वो कौन है? वो अमोनोटैलिक हैं। अब नीचे आ जाते हैं ऐसे जीवधारी जो अपने उत्सर्जी अंगों से, क्योंकि उत्सर्जन कहाँ से करेंगे इन अपशिष्ट का? तो उत्सर्जी अंग होते हैं। मनुष्य के शरीर में भी, अन्य जीवधारी के शरीर में भी उत्सर्जी अंग होते हैं, जिन उत्सर्जी अंगों के द्वारा वो अपने शरीर से अपशिष्ट को निकालते हैं, से यूरिया उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे जीवधारी क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीवधारी कहलाते हैं यूरियोटैलिक या यूरियो उत्सर्जी। फॉर एग्जाम्पल्स में मैमल्स आ जाते हैं। मैमल्स मतलब स्तनधारी, स्तनधारियों में ही मनुष्य आ जाता है, उभयचर आ जाता है, एम्फीबियन आ जाता है, एम्फीबियन बोलते हैं उभयचर को। उभयचर में भी उभयचर के लार्वा के बारे में बात नहीं की है। जो वयस्क उभयचर होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनकी बात की गई है। और यहाँ पे उपास्थीय मछली, अभी हमने बोनी फिश के बारे में पढ़ा था, अब हम यहाँ पर उपास्थीय मछली, ऐसी मछली जिनमें कांटे नहीं होते। ठीक है, वहाँ पर क्या होती हैं? अस्थियाँ यानी हड्डियाँ होती हैं जिनमें उनमें कांटे पाए जाते हैं, जो बोनी फिशेज हैं। और ये जो उपास्थीय मछलियाँ हैं, उपास्थीय फिशेज हैं, इनके अंदर कांटे नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि शार्क है, हड्डियाँ तो पाई जाती हैं लेकिन कांटे नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि शार्क है, रे है। जब भी आप इन दोनों को ऑप्शन में देखें तो आपको यहाँ पर यूरियोटैलिक पर टिक लगा देना है। शार्क और रे और जिराफ को भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर ऐसे जीवधारी जो यूरिक एसिड उत्सर्जित करते हैं। किसके द्वारा उत्सर्जित करेंगे? तो उत्सर्जित अंगों के द्वारा, उत्सर्जन अंगों के द्वारा उत्सर्जित करेंगे। ऐसे जीवधारियों को यूरिकोटैलिक कहा जाता है। जैसे कि इनके एग्जाम्पल में बर्ड्स आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स को सरीसृप बोलते हैं, जिसमें सांप भी आ जाते हैं। इंसेक्ट आ जाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े या कीट भी आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको, नोट डाल करके। शार्क जो होती है ना, वो इस नाम से भी आ सकती है, स्कोलियोडॉन नाम से भी आ सकती है, और इसको डॉग फिश के नाम से भी आ सकती है। यानी अगर यानी कि डायरेक्ट शार्क नाम से ना आए, स्कोलियोडॉन नाम से आ जाए, डॉग फिशेस के नाम से आ जाए, तो वहाँ पर भी आंसर शार्क का ही बनेगा। उत्सर्जी अंग के बारे में बात कर लेते हैं, जिनका ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि उत्सर्जी अंगों के द्वारा अपशिष्ट को जो है उत्सर्जित किया जाता है। तो उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? एक होती है किडनी, वक्र जिसको बोलते हैं, एक होती है आपकी माल्फियन नलिका, ठीक है, या माल्फियन ट्यूब्स नलिका भी बोल सकते हैं, एंड नेफ्रीडिया। ठीक है, नेफ्रीडिया होती है। ये तीन उत्सर्जी अंग हैं
इनको आपको याद रखना है मेनली। अब किडनी क्या होती है, किडनी के बारे में देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 डालकर। किडनी क्या होती है, कशेरुकी। कशेरुकी के बारे में मैंने प्रीवियस किसी क्लास में आपको बताया था कि ऐसे जो भी जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी होते हैं। कशेरुकी में पाई जाती है, किडनी कशेरुकी में पाई जाती है, जैसे कि मछली है, एम्फीबियन है यानी कि उभयचर, और रेप्टाइल्स हैं यानी कि सरीसृप, पक्षी आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाती हैं, मैमल्स यानी कि स्तनधारी या स्तनपायी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या था आपका, मालफिगियन ट्यूब्स के बारे में या नलिका के बारे में। इसमें आ जाते हैं कीट आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, मॉस्किटो भी कीट के अंतर्गत ही आता है यानी कि मच्छर आता है। दूसरा पॉइंट ये था। और तीसरा पॉइंट आपका ये है यानी कि नेफ्रीडिया, और नेफ्रीडिया में आ जाता है आपका अर्थवाम। अर्थवाम किसे बोलते हैं, केचुआ को बोलते हैं, लीच किसे बोलते हैं, जोक को बोलते हैं, और नेरिस भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर आपको इसको याद रखना है कि यहाँ से एन के बाद ई लिखा हुआ है, इस ई से आपको अर्थवाम याद करना है, अर्थवाम, ठीक है, ई फॉर अर्थवाम। और ई फॉर एलिफेंट मत समझ लीजिएगा क्योंकि वो मैमल्स मैमल्स में वो ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि वो बच्चे पैदा करता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ जंतु जगत है। जंतु जगत के बारे में थोड़ा सा है, जिसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर वैसे इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और कशेरुकी जिनमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो कशेरुकी कहलाते हैं। ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिशेस आ गई, बर्ड्स आ गई, रेप्टाइल्स आ गए, उभयचर आ गए, मैमल्स आ गए, ठीक है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मनुष्य के जो उत्सर्जी अंग है ना उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मानव में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। पहला होता है किडनी, वक्र। किडनी और वक्र होती है, ये जो है मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है। अगर कोई पूछे कि मनुष्य के अंदर उत्सर्जी अंगों में से सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है तो आपका आंसर वहाँ पर किडनी यानी कि वक्र बन जाना चाहिए। दूसरा आ जाता है लंग्स यानी कि फेफड़े। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करने में मदद करते हैं। तीसरा आ जाता है यकृत, और यकृत क्या करता है, जो कि अमोनिया को ऑर्निथिन चक्र द्वारा यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में कौन बदल रहा है, यकृत बदल रहा है। स्किन की बात की जाए, ये भी आपके उत्सर्जी अंगों में आ रही है। स्किन यानी कि त्वचा, लवण तथा अन्य अपशिष्ट इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये भी उत्सर्जित करती है। पांचवा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ियात एंड एनस। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये अपचयिक अपशिष्ट उत्सर्जन कर रहे हैं। अपचयिक अपशिष्ट जो भी है, अपचयिक यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया इस तरीके से, डाइजेस्टिव, उसको कर रहे हैं ये। अब यहाँ पर किडनी के बारे में हम पढ़ रहे थे एंड वक्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो संख्या में तो किडनी 2 होती हैं, 2 किडनी होती हैं। आपके शरीर में भी 2 ही किडनी है। कितनी जोड़ी में होती हैं, तो जोड़ी में होती हैं यानी कि 2 होती हैं। किडनी जो होती है कुछ सेल्स से मिलकर के बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। कोशिकाओं के समूह को टिश्यू यानी ऊतक कहते थे। जैसे कि आपके आ जाते हैं कौन कौन सी इससे बनी होती है, मूत्र वाहिनियों से, ठीक है, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, किडनी नेफ्रॉन से बनी होती है, ठीक है, द्वारा निर्मित होती है। अब यहाँ पर नेफ्रॉन के बारे में हमें मेनली यहाँ पर पढ़ना था। नेफ्रॉन क्या है, एक सेल है यानी कि कोशिका है जिससे क्या बना है, जिससे किडनी यानी कि वक्र बना है। ये किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्यों कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्यों है, क्योंकि किडनी बनी भी इसी से है और इसके अंदर जो काम ये कर रहा है ना वो भी नेफ्रॉन ही कर रहा है। यानी कि किडनी जो है बनी भी नेफ्रॉन से ही है, जो कि एक सेल है, एक कोशिका है, और उसके अंदर कौन उपस्थित है, नेफ्रॉन, जो कि वहाँ पर फंक्शन भी यही कर रहा है, काम भी यही कर रहा है। और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, एक किडनी में 10 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी 2 काम कर रही है, एक तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर रही है यानी कि रक्त का शुद्धिकरण कर रही है, दूसरा यूरिन फॉर्मेशन कर रही है यानी कि मूत्र का निर्माण कर रही है, ठीक है। किडनी के कितने काम थे, किडनी के 2 काम थे, एक थी रक्त का शुद्धिकरण यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन, दूसरा था यूरिन फॉर्मेशन यानी कि मूत्र का निर्माण करना।
तो अब यहाँ पर मूत्र का निर्माण किस तरह से हो रहा है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कोशिका गुच्छ, ठीक है, यानी कि सबसे पहले अभी मैं आपको पिक्चर के माध्यम से अच्छे से समझा दूंगी। कोशिका गुच्छ, इसमें सबसे पहले जो है ब्लड जो है वो प्यूरिफिकेशन के लिए गया। ब्लड में जितनी भी खनिज वगैरह अच्छी चीज़ें जो उसकी आरबीसी वगैरह थी उनको तो रख लिया गया, बाकी जो अवशिष्ट था उसको नीचे भेज दिया गया। किसमें भेज दिया गया? वोमन संपुटिका में। संपुटिका में वोमन संपुटिका यानी कि वोमन्स कैप्सूल में भेज दिया गया। अब वहाँ से जो है प्यूरिफाइड होकर के जो आपका अपशिष्ट है वो आया नीचे। इस अपशिष्ट को क्या बोलते हैं? निष्यंद बोलते हैं, यानी फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब ये फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा? पीसीटी में जाएगा, जो कि समीपस्थ घुमावदार नलिका है एक। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? चौथे नंबर पे ये हेनले के लूप में जाएगा, लूप ऑफ हेनले में जाएगा। उसके बाद ये फिल्ट्रेट यानी निष्यंद कहाँ जाएगा? डीसीटी में जाएगा, यानी कि दूरस्थ घुमावदार एक और नलिका है। ये दूरस्थ घुमावदार नलिका है और ये समीपस्थ घुमावदार नलिका है। उसके बाद ये लास्ट में एकत्रण नलिका में यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब में पहुंच जाएगा। कलेक्टिंग ट्यूब में पहुंच जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को मूत्र निर्माण की कार्य प्रणाली कहा जाता है, यानी कि यूरिन फिल्टरेशन या फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए, जो कोशिका गुच्छ है ना वो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है? ये है कोशिका गुच्छ, ठीक है। ये बहुत बारीक बारीक है, बहुत पतली पतली है, ठीक है। उसके आसपास ये लिखा हुआ भी है ग्लोमेरुलस, यानी कि कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस ये रहा। और यहाँ पर ये जो येलो कलर का पार्ट है ना, ये जो येलो कलर का पार्ट है यही आपका बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। यही आपका बोमन्स कैप्सूल है। यहाँ पर ये जो दो ट्यूब आपको नजर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला ट्यूब, यहाँ से ब्लड आया और ब्लड फिर इधर चला गया। क्यों चला गया? ब्लड में जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, उसको तो रख लिया गया और जो अपशिष्ट था वो यहाँ पर सबसे पहले कोशिका गुच्छ में पहुंचा। उसके बाद यहाँ से ये आता हुआ ट्यूब्स में चला। ट्यूब्स में पहुंचने के बाद ये इस तरीके से लास्ट में कहाँ पहुंचेगा? तो यहाँ ये जो इसकी एकत्रण भी बोल सकते हैं, एकत्रण नलिका है, इसके अंदर लास्ट में पहुंच जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। एक और डायग्राम है यहाँ पर कोशिका गुच्छ का, ठीक है। ग्लोमेरुलस यानी कि कोशिका गुच्छ, इसको आप देख सकते हैं इस तरीके का होता है, बहुत बारीक बारीक होते हैं। और यहाँ पर इसको बड़ा करके दिखाया गया है। बोमन्स कैप्सूल को भी दिखाया गया है, इन दोनों ट्यूब्स को भी दिखाया गया है कि ब्लड फ्रॉम हार्ट यहाँ से एंड यहाँ पर आपका ब्लड टू हार्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी सब कुछ मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके लिए ज़रूरी था वो आपने समझ लिया है, ठीक है। अब हम कहाँ पर थे? हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर कि सॉरी, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे परानिष्यंदन यानी कि अल्ट्रा फिल्टरेशन के बारे में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? जब ब्लड फिल्टर होकर चला जाता है तब जो वेस्ट है वो नीचे चला जाता है, अभी हमने बताया था। इसी प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि कौन से प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं? परानिष्यंदन कहते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं जो ट्यूब्स में मैंने आपको दिखाए थे। उन ट्यूब्स में क्या हो रहा था? उन ट्यूब्स में एक बार ब्लड आ रहा था और फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो लेकर के चला जा रहा था और जो अपशिष्ट था वो यहाँ पर पहुँच जा रहा था। ये वाला जो प्रोसेस था, ये इतना सा जो प्रोसेस था, यही आपका परानिष्यंदन कहलाता है, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। और फिर ये नीचे जाकर कहाँ पहुँचता है? ये वोमन संपुटिका या बोमन्स कैप्सूल द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। ये वाला जो काम है बोमन्स संपुटिका के द्वारा ही तो करवाया जाता है, उसी में तो पहुँच रहा था अपशिष्ट। उसके बाद यानी कोशिका गुच्छ के बाद कहाँ पहुँच रहा था? वोमन संपुटिका में ही तो पहुँच रहा था। उसके बाद फिल्टरेशन यूनिट इन नेफ्रॉन,
छनन इकाई, क्योंकि ये एक तरीके से ब्लड का छनना तो है, प्योरिफिकेशन ही तो है, शुद्धिकरण ही तो है, ठीक है। तो इसकी जो फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है, फिल्ट्रेशन की यूनिट क्या होती है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। छनन इकाई क्या होती है। अब ये है कोशिका गुच्छ प्लस वोमन संपुटिका, ठीक है, कोशिका गुच्छ प्लस वोमन संपुटिका। और यहाँ जब फिल्ट्रेट निष्यंत नीचे आता है तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन, यानी कि पुनः अवशोषण, यानी इसी का दोबारा से जो भी, अब ये जो ब्लड नीचे 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 आता है ना, ये ब्लड नहीं सॉरी, जो भी आपका ये फिल्ट्रेट आता है यानी निष्यंद आता है, इसके अंदर अगर विटामिन उपस्थित हैं तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं तो वो सारी अगर ज़रूरी हैं तो वो रख लेगी बॉडी, ठीक है, वो रख ली जाएंगी, तो रीएब्सॉर्प्शन होगा उसका, और जो ज़रूरी नहीं है उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा। यही प्रोसेस है। जैसे जैसे यूरिन या फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, ये यूरिन का ही तो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी की तो फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड भी होंगी, यानी कि यूरिन बनाने के लिए उसमें कई सारी चीज़ें ऐड भी करता चलेगा। इस टाइम ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें ऐड भी करते चलेंगे ताकि उसका पीएच वैल्यू बन सके। और ये प्रोसेस नलिकाएं रिसाव यानी कि ट्यूबलर सीक्रिएशन कहलाती हैं, ठीक है, नलिकाएं रिसाव कहलाती है। कौन सा प्रोसेस कहलाता था, तो ये वाला जो ऐड होने वाला जो प्रोसेस है ये नलिकाएं रिसाव कहलाता है, ठीक है। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किसके बाद क्या आएगा, अल्ट्रा के बाद आएगा आपका रीएब्सॉर्प्शन आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका ट्यूबलर सीक्रिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, फिल्ट्रेट जिस नली में आता है यानी कि निष्यंद जिस नली में आता है उसे क्या कहते हैं, उसे मूत्र नली यानी कि यूरेटर कहा जाता है। उसके बाद ये कहाँ आता है, ये मूत्राशय में आता है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ठीक है। अब ये यूरिन आता है, यूरिन जो जिसका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी फॉर्मेशन की जा रही थी किडनी के द्वारा यानी कि नेफ्रॉन के द्वारा, नेफ्रॉन में की जा रही थी, वो कहाँ पर आ जाता है, मूत्राशय में आ गया। यूरिन की जो फाइनल लिमिट है 125 ml से 900 ml तक होती है। मूत्राशय के बाद ये मूत्र मार्ग के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिन की जो फाइनल आखिरी लिमिट है वो 900 ml है और जो उसकी पहली वाली लिमिट है वो 125 ml है, यानी इसकी जो लिमिट होती है वो 125 ml से 900 ml तक होती है। इसको भी आपको याद रखना है। कोशिका गुच्छ निष्यंद दर, कोशिका गुच्छ निष्यंद दर क्या होता है, किडनी 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट छान रही है, फिल्ट्रेट यानी कि निष्यंद जितना वो अपशिष्ट जिसको बोला जा रहा था, यूरिन बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, फिल्ट्रेट छान रही है वो 125 ml छान रही है, यानी किडनी 1 मिनट में 125 ml तक फिल्ट्रेट छान रही है और एक दिन में 180 लीटर तक फिल्ट्रेट जो है वो छानने का काम कर रही है। वही उसकी क्या कहलाती है, कोशिका गुच्छ निष्यंद दर कहलाती है। किडनी और डायलिसिस, जिनकी किडनियां खराब हो जाती हैं तो आपने सुना होगा कि वो हॉस्पिटल में जाकर डायलिसिस पर करवाते हैं उनकी किडनियां, तो डायलिसिस को हिंदी में बोलते हैं अपोहन। वक्र तथा अपोहन क्या है, तो ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ये परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के सिद्धांत पर काम करते हैं। किडनी और डायलिसिस वक्र तथा अपोहन परासरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। यूरिन यानी मूत्र के बारे में अगर इसकी पीएच की वैल्यू के बारे में बात की जाए तो वो 6.6 से 6.8 होती है। पीएच के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो होती हैं 0 से लेकर 14 तक की वैल्यूज़ होती हैं, 7 तक जो होती है एसिडिक वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ तक होती हैं बेसिक यानी कि क्षार की वैल्यूज़ होती हैं। तो ये 7 से पहले है इसलिए ये हल्का सा आपका अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। इसका कलर हल्का पीला होता है और ये पीला कलर कौन से पिगमेंट यानी रंजक के कारण होता है, तो यूरोक्रोम नाम का एक रंजक है, एक पिगमेंट है जिसके कारण यूरिन का कलर जो होता है वो हल्का पीला होता है। इसी के कारण से हल्का पीला रंग होता है इसका। यूरिन के अंदर 95% तक वाटर होता है तथा 2.5% तक
तक यूरिया होता है एंड लास्ट जो है 2.5% तक अदर्स होते हैं, ठीक है। 95% तक वाटर होता है यूरिन के अंदर, 2.5% तक यूरिया होता है एंड 2.5% तक अदर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में आकर ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।